डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और पिछली कक्षाओं में जो टॉपिक चल रहा था लेक्चररी पीरियड, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में यानी लास्ट जो वीडियो हमने बनाया, हमने देखा द रेनेसांस पीरियड यानी रेनेसां काल समाचारण काल क्या था। बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके कि रेनेसां पीरियड 1500 से लेकर 1660 तक रहा, लगभग 110 वर्षों तक रहा। आज की क्लास में आपका वीडियो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करेगा द न्यू क्लासिकल पीरियड के ऊपर, जो कि 1660 से 1798 में। लास्ट पीरियड जो रेनेसां पीरियड खत्म हुआ 1660 में, उसके जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 में शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या क्वालिटी थी, क्यों ऐसा हुआ, कौन सी घटना हुई थी। कल हमने देखा कि रेनेसां पीरियड के 8 से 11 वर्षों के अंदर इंग्लैंड के ऊपर जो टायरेंट था, एक तानाशाह था जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, उसका शासन रहा था। उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड में वापस राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स सेकंड नाम का जो राजा था वो वापस इंग्लैंड का राजा बन गया। चार्ल्स सेकंड यानी चार्ल्स जिसके, और तानाशाही के बाद वापस राजतंत्र की स्थापना हुई और 1660 से एक नया लिटरेरी पीरियड शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका सीधा सीधा साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से जब ये बड़ा परिवर्तन हुआ, जब राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, तो इंग्लैंड के अंदर लोगों के अंदर एक नया जोश देखने को मिला, एक नई भावना, नई राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली। और उसकी वजह से ये एक मुख्य परिवर्तन आया जिसको हम ब्राइडल एज के नाम से जानते हैं, जो 1660 में शुरू होता है और 1700 में खत्म हो जाता है। आपको अभी मैंने बताया कि 1660 पे है राजतंत्र की पुनः स्थापना और 1700 में जॉन ड्राइडन की मृत्यु का वर्ष। इस प्रकार के 40 वर्षों के दौरान, जिसको हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, रेस्टोरेशन मतलब पुनः स्थापना, रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और जॉन ड्राइडन इस एज का सबसे मुख्य कवि था, मुख्य ड्रामाटिस्ट था, इस कारण उसके नाम पर इसको ड्राइडन एज के नाम से जानते हैं। इसके पहले संक्षेप में एक बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इस एज को न्यू क्लासिकल पीरियड क्यों कहा गया। न्यू क्लासिकल का मतलब है नवशास्त्रीयवाद। इसका मतलब ये नवशास्त्रीयवाद है, इसका मतलब वास्तविक शास्त्रीयवाद पहले कभी रहा होगा। हम जानते हैं कि क्लासिकल पीरियड, ओरिजिनल क्लासिकल पीरियड था, वो महान राजा रोम के जो राजा थे उनके समय पर रहा है। उस समय पर महान विश्व स्तरीय कवियों का जन्म हुआ, महान साहित्यिक रचनाएं लिखी गई, उसको हम ओरिजिनल क्लासिसिज्म कहते हैं या क्लासिकल पीरियड कहते हैं। इस एज, जिसको हम न्यू क्लासिकल पीरियड्स के नाम से वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इस एज के जो राइटर्स थे उनके अंदर भी ये भावना थी कि वो ओरिजिनल क्लासिक राइटर्स के समान क्वालिटी रखते हैं और उनकी जितने भी बुक्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, उन सभी के अंदर भी वैसी ही क्वालिटी थी। इसलिए इसको न्यू क्लासिसिज्म कहा गया। कुछ लोग जो कि इस बात की आलोचना करते हैं वो इसको न्यू क्लासिसिज्म न कहकर स्यूडो क्लासिसिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक टर्म है क्लासिसिज्म, स्यूडो क्लासिसिज्म। इसका मतलब है छद्म शास्त्रीयवाद, यानी छद्म का मतलब नकली या झूठा कह सकते हैं आप। तो वो उनका मानना ऐसा था कि इन राइटर्स के अंदर न तो वैसी क्वालिटी थी, न इनके वर्क के अंदर उस प्रकार की गुणवत्ता थी जो कि ओरिजिनल क्लासिसिज्म थी, इसलिए इसको स्यूडो क्लासिसिज्म के नाम से कहा गया। वापस हमारी बात पर आते हैं हम। ड्राइडन एज, जो ड्राइडन जो 40 वर्षों तक सर्वोत्तम स्थिति पर बना रहा, उसके नाम पर इसको ड्राइडन एज कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट, जब 1700 में ड्राइडन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इंग्लैंड में सबसे प्रभुत्वशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो राइटर था उसका नाम था अलेक्जेंडर पोप। ये एक पोइट था और ये इतना नामी था, इतना था कि इसके बारे में कहा जाता था कि जब ये जीवित था उस समय इंग्लैंड के जितने भी प्रतिष्ठित राजनेता या लोग थे उन सभी से इसकी जान पहचान थी। और एक ग्रेट पोइट हुआ है ये, इसका द रैप ऑफ द लॉक, अगर आपने नाम सुना हो, इसकी सबसे फेमस पोएम है द रैप ऑफ द लॉक। इस पीरियड को ऑगस्टन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि किंग ऑगस्टस रोम का एक महान राजा था और उस ऑगस्टस के नाम पे ही इसको ऑगस्टन पीरियड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण में, जिसको हम जॉनसन एज कहते हैं, कि 1745 से 1798 में है। आप देखिए कि 1745 से जो लास्ट ऑगस्टन एज और जॉनसन एज के अंदर कॉमन एक ये है
तो ये 1745 है वो अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु का वर्ष है। ड्राइडन की जिसकी मृत्यु के समान से ड्राइडन की 1700 में मृत्यु हुई, उसके बाद ही उस एज का अंत मान लिया गया। उसी प्रकार 1745 के अंदर ऑगस्ट इसकी अलेक्जेंडर पोप की जब मृत्यु हुई तभी से इस ऑगस्टन एज का अंत मान लिया जाता है। इसके बाद जो नया एज शुरू होता है जिसको जॉनसन एज कहते हैं। नाम से पता लग रहा है कि कोई जॉनसन नाम का राइटर होगा जिसके नाम पर इस एज को रखा गया है, और वो राइटर है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश के अंदर एक फेमस राइटर दूसरा भी हुआ है बेन जॉनसन, लेकिन उसके नाम की स्पेलिंग अलग है, उसमें एच नहीं आता है, इसलिए बेन जॉनसन से आप कंफ्यूज होकर सैमुअल जॉनसन नहीं मानना है आपको। सैमुअल जॉनसन एक अलग राइटर है। इस जो टाइम पीरियड है 1745 से 1798, इसमें में कई सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। कई सारे लोग 1798 के बजाय 1789 यानी 1789 या फिर 1790 को मानते हैं। अलग अलग घटनाएं हैं। 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था, उससे जॉनसन एज का अंत मान लिया जाता है। इसके अलावा 1790 क्योंकि एक डेकेड था, एक दशक था, उससे इसका अंत मान लिया जाता है। और सबसे पॉपुलर ईयर है वो है 1798। 1798 मार्क करता है द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलेरिज का एक जॉइंट वेंचर, एक सामूहिक प्रयास था जिसका नाम है द लिरिकल बैलेड, जो 1798 में आया था। उसके पब्लिकेशन के साथ ही जॉनसन का पीरियड समाप्त मान लिया जाता है, इसलिए 1798 में ज्यादा मान्य एक परिचित वर्ष है। सैमुअल जॉनसन जो कि इसके ग्रेट लिटरेरी पोएट थे, और सैमुअल जॉनसन की प्रतिष्ठा के बारे में आप कहेंगे आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है। हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, बल्कि इसके बजाय हमको कहना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या नहीं थे। वो एक पेंटर भी थे, वो एक म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे, वो राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, बहुत सारी क्वालिटी थी। उसी प्रकार सैमुअल जॉनसन के अंदर भी इसी प्रकार की सभी प्रकार की क्वालिटी थी। और दुनिया की जो पहली डिक्शनरी तैयार की गई थी वो सैमुअल जॉनसन ने तैयार की थी। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी थी, इंग्लिश डिक्शनरी जॉनसन ने तैयार की थी।